हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, जिनका कार्यकाल 1773 से 1858 तक है और भारत के गवर्नर जनरल जिनको कहा जाता था। यानी भारत में उन्होंने अपने शासन किस प्रकार चलाया, किस प्रकार उन्होंने अपने कानून बनाए और किस प्रकार उन्होंने हमारे इतिहास को इफेक्ट किया है। तो इसी प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बंगाल पे 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का एकाधिकार दिया था। और 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिए जाने पर अंग्रेज़ों ने उसकी जो राजनीतिक शक्ति थी अपने हाथ में ले ली थी। और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। और दिल्ली पर किस प्रकार इन्होंने अपना राज किया। भारत के गवर्नर जनरल। और इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद इसका अधिकार क्राउन को सीधा क्राउन को चला जाता है, यानी ब्रिटिश को चला जाता है सीधा ही। और भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान ये एक पद था। ये गवर्नर जनरल है, ये एक पद था, प्रधान पद, यानी ये एक प्रधान था। और जो इस पद पर बैठता था वो सिर्फ अंग्रेजी था, यानी अंग्रेज़ों में से ही एक अफसर हुआ करता था। और इससे स्वतंत्रता से पहले यहाँ कोई भी ऐसा भारतीय इस पद पर नहीं बैठा, और गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के साथ इस कार्यकाल को 1773 में सृजित किया गया। यानी इसका एक कार्यालय था या कार्यकाल था, 1773 में इसको बनाया गया। और 1858 तक नियुक्त कंपनी के निर्देशक अधिकारी द्वारा 1857 के बाद 1858 तक तो कंपनी ने नियुक्त किए थे इसके निर्देशक। और 1857 के बाद इनकी नियुक्ति सीधा ही ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई। 1947 में जब भारत व पाकिस्तान आज़ाद हुए तब वायसराय की पदवी को हटा दिया गया। तब यहाँ वायसराय था, यानी इन्हीं का बदलता रूप वायसराय था। लेकिन कार्यकाल को तब तक जारी रखा गया 1950 और 1956 में, जब तक भारत एक गणतंत्र संविधान को अपना नहीं लिया था। भारत ने प्लासी के युद्ध से पहले भुगतान सोना व चांदी के रूप में किया जाता था, यानी सोना चांदी देते थे इंग्लैंड वाले। और 1757 के 7 वर्षों के दौरान बंगाल के नवाबों ने 50 लाख स्टर्लिन अधिक रकम दी थी इनको, अंग्रेज़ों को। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1760, ये प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किया इसने, लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में हुआ था जो। और भारत में इसे यह प्रथम नियुक्त किया, सबसे पहला था ये लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर जनरल सबसे पहला था। और अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इसे माना जाता है, क्योंकि इसने ही स्थापना की यहाँ पर, मतलब इस पद को बनाया, इस पद पर ये रहा। और बंगाल में द्वैध शासन जिसके तहत, यानी बंगाल में द्वैध शासन बना दिया इन्होंने, और जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिकों का संरक्षण करने, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। सब मामले यानी कंपनी के अधीन थे। कंपनी किसके अधीन थी? कंपनी के अधीन कौन थे? ये थे लॉर्ड क्लाइव। तो शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों की थी। नवाब सिर्फ कठपुतली थे, यानी जो ये कहते थे वही नवाबों के द्वारा कानून अपनाए जाते थे, वही नवाब मानते थे। शासन के दौरान 1767 से वायरलेस्ट रहे हैं और कोर्टियर 1769 से 1772 तक रहे हैं। और इसने राजस्व 1 वर्ष किया था,
1 वर्ष दे दिया था इसने राजस्व वसूलने का टाइम, यानी 1 वर्ष के अंदर जो भी राजस्व होगा, जो भी कीमत होगी उसकी, और या जो भी अनाज खदान होंगे उनको सिर्फ 1 वर्ष में वसूला जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ष। और इसको बढ़ाकर अगले गवर्नर ने कुछ और समय दे दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल यानी कार्यकाल 20 अक्टूबर 1731 से 1 फरवरी 1785 तक इनका कार्यकाल रहता है। और ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बनाए गए बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी सिर्फ बंगाल पर ही इनका हक होगा और बंगाल से ही ये पूरे शासन को चलाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये बनाया गया है। 1774 में वारेन हेस्टिंग्स नंबर 1 पर वारेन हेस्टिंग्स बढ़ाकर 5 वर्ष कर देता है। क्या? ये राजस्व इसने 1 वर्ष किया था लॉर्ड क्लाइव ने, और वारेन हेस्टिंग्स इसको बढ़ाकर 5 वर्ष कर देते हैं। द्वैध शासन समाप्त किया गया, यानी द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक ज़िले में समाप्त करके क्या किया इन्होंने? प्रत्येक ज़िले में फौजदारी, दीवानी और अदालतों की स्थापना कर दी, यानी हर एक ज़िले में फौजदारी होगी, दीवानी होगी और अदालत होंगी। और 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की और इजारेदारी प्रथा शुरू की। सबसे अधिक बोली, यानी सबसे अधिक बोली जो लगाता था उसी को वो ज़मीन भाड़े पर या किराए पर दी जाती थी। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसको फांसी की सज़ा दिलवाई थी। और प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1757 से 1782 ईस्वी में प्रथम और द्वितीय, प्रथम तो 1757 में 75 में और दूसरा 1784 में हुआ था। और सालबाई की संधि हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। 1782 में ये समाप्त हो गया था, जिसके कारण समाप्त किसके लिए हुआ था? सालबाई की संधि के द्वारा ये समाप्त हो गया था 1782 में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में, और ये मंगलोर की संधि के बाद समाप्त हुआ था, यानी मंगलोर की संधि की गई थी और फिर इसके बाद इसका युद्ध शांत हुआ था। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। बंगाल की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकी स्थापना की वारेन हेस्टिंग्स ने। कलकत्ता में प्रथम मदरसा बनाया वारेन हेस्टिंग्स ने। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। जोनाथन डंकन ने हेस्टिंग्स की सहायता से पिट्स इंडिया एक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। पिट्स के एक्ट के में विरोधी इस्तीफ़ा देकर जब इंग्लैंड गए, यानी जब ये पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसका कुछ विरोध होगा या इसमें कुछ नाजायज़ कानून बनाए गए होंगे जिससे इसका विरोध हुआ, और इसी के विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया लॉर्ड विलियम ने, हेस्टिंग्स ने। जब ये इंग्लैंड गए 1785 में तो बर्क नामक अधिकारी द्वारा उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। विरोध इसी करके भी इसने कुछ न कुछ गलत किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक चला और उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया, यानी इसका कोई भी गुनाह कबूल नहीं किया गया, इसे सब गुनाहों से मुक्त कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। 1780 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने अनुमान लगाया कि हर साल 40 लाख रुपए का सोना और चांदी इंग्लैंड जाता था। ये हेस्टिंग्स का अनुमान है भारत से। और 10 वर्षों की अवधि में, सिर्फ 10 वर्षों की अवधि में 11,90,000 पाउंड का सोना, चांदी या पैसे इंग्लैंड पहुँचे, यानी इंग्लैंड गए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। इससे भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल सदस्यों की संख्या, यानी गवर्नर जनरल की कोई काउंसिल होती होगी, उसके सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई, यानी पहले ज़्यादा थी फिर 3 कर दी गई, जिसमें एक सेनापति था। 3 में से एक सेनापति था।
6 कमिश्नरों के बोर्ड का गठन किया गया, यानी एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जिसमें 6 कमीशन हो। अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों पर, यानी जो अंग्रेजों के अधिकार में क्षेत्र थे उन पर पूरा नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना किसी भी भारतीय नरेश के साथ आरंभ करना, उसकी सहायता करना भारतीय नरेश की, या उसके साथ कोई भी ऐसी संधि करना उनके अधिकार में नहीं था। विवाद, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिली जुली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इसके विवाद में, इस ईस्ट इंडिया एक्ट के विवाद में इनको इस्तीफा देना पड़ा। किनको? लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिली जुली सरकार, इन दोनों की एक सरकार थी जिनको इसके एक्ट के बाद इस्तीफा देना पड़ा। अस्थाई गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन, ये एक अस्थाई थे, इनका कोई मतलब परमानेंट नहीं रखा था, इनको कुछ समय के लिए रखा था, अस्थाई थे ये। कार्यकाल था 1 फरवरी 1785 से 12 सितंबर 1786, यानी कुछ समय के लिए अस्थाई रखा था इनको। लॉर्ड कॉर्नवालिस, और 12 सितंबर से 1786 और 28 अक्टूबर से 1793 इसका कार्यकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। पुलिस व सिविल सेवा का जनक इनको कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। भारत में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए, यानी जिले के जो भी अधिकार थे वो सब कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। 1790 से 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इनके काल में हुआ है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इनके काल में हुआ है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि से दहसाला पद्धति अपनाई गई और संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की गई, जिसको दहसाला कहा जाता है। इस ऐसी भूमि स्थायी बंदोबस्त किया गया जिसको दहसाला कहा गया। दहसाला इसका मेन, ये स्थायी बंदोबस्त का मेन नाम है और दहसाला इसको माना गया है। भू राजस्व का 90%, जिसके दौरान, इस दहसाला के दौरान, पद्धति के दौरान 90% कंपनी को जाता था और सिर्फ 10% ही किसान अपने पास रख पाते थे। दरोगा इंचार्ज था और पुलिस थाने में सर जॉन शोर 28 अक्टूबर 1793 से 18 मार्च 1798 तक रहे। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी जो कुछ चल रहा है ब्रिटिश की सरकार में चलने दें और किसी के साथ हस्तक्षेप, यानी कोई भी किसी भी काम के मामले में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। खारदा का युद्ध इनके काल में हुआ था 1795 में, और मराठों और निजाम के बीच, खारदा का युद्ध मराठा और निजाम के बीच हुआ था उसके काल में। सर अल्फ्रेड क्लार्क, ये हैं, इनका कार्यकाल है 18 मार्च से 1798 से 18 मई 1798 तक। ये भी एक अस्थाई थे, यानी कुछ समय के लिए इनको रखा गया था। और लॉर्ड वेल्जली 18 मई से 1798 से 30 जुलाई 1805 तक रहे। और इन्होंने अपने आप को बंगाल का, यानी स्वयं को बंगाल का शेर कहा है। सहायक संधि इन्होंने लागू की। इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, यानी सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डुप्ले ने किया था। और उसके बाद इन्होंने गवर्नर जनरल ने लागू किए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी सहायक संधि की जो भी शर्तें थी उनको मानते हुए इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। वेल्जली ने 1800 में नागरिक सेवा भर्ती में युवकों का परीक्षण, यानी युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसके चलते भाई युवकों को प्रशिक्षण दिया जाए, सैनिक बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इनके काल में 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया,
1799 टीपू सुल्तान मारा गया किस युद्ध में? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1803 से 1805 में। 1793 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का, यानी 1793 में एक चार्टर एक्ट पास किया गया जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का 20 वर्ष के लिए अधिकार और बढ़ा दिए गए। यानी इनको तो पहले था, इनका अधिकार कम था, कम वर्ष होंगे, तो इसके बाद इन्होंने 20 वर्ष और बढ़ा दिए, 20 वर्ष के लिए अधिकार और बढ़ा दिया इनका व्यापार करने का। अपनी परिषदों के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यानी परिषद के जो भी निर्णय होंगे उनका अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका यह दूसरा कार्यकाल है, क्योंकि पहले कार्यकाल करवा चुकी हूँ मैं इसका, ये दूसरी बार आया है यहाँ, इसमें दूसरी बार आया बंगाल में। शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है इस कार्यकाल में आते ही इनकी। 30 जुलाई 1805 को तो ये आया था दोबारा, और 5 अक्टूबर 1805 तक ये रहा है। और सर जॉर्ज बार्लो, यानी भारत का ये गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, और भारत में आए। दासों के व्यापार पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया जॉर्ज बार्लो ने, और कार्यकाल इनका था 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807। 1805 में राजघाटपुर की संधि इनके काल में हुई। 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ जिसके कारण छेदलंकार व राजघाटपुर की संधि घेलंकार व सर जॉन बार्लो के बीच हुई थी 1805 में। और जिस संधि के दौरान, यानी वेल्लोर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, क्यों हुई थी? क्योंकि इस संधि के दौरान कहा गया था कि कोई भी अपना जाति प्रतीक चिन्ह नहीं लगाएगा, मत्थे पर जैसे टीका हो, कानों में बालियां हो, तो जातीय साइन को दबाने के लिए, जातीय साइन को, जातीय चिन्ह को मिटाने के लिए या ना लगाने के लिए इस संधि को किया गया, जिसके बाद इन्होंने वेल्लोर के सैनिकों में विद्रोह फैल गया। और इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। कार्यकाल है इनका 31 जुलाई 1807 से 4 अक्टूबर 1813 तक। इनके कार्यकाल में अमृतसर की संधि हुई। मध्य इनके मैटकॉफ थे, मध्य में यानी बीच में मैटकॉफ थे। किस किस के बीच हुई थी ये? रणजीत सिंह व मिंटो के बीच, और इनके बीच में ये थे मैटकॉफ। 1813 में चार्टर एक्ट बनाया इन्होंने, एक मिंटो ने पास किया था ये, और इसके द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन से व्यापार, चाय व व्यापार सुरक्षित रहा चीन से। 1813 में शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए साल भर में खर्च करने के लिए मिंटो ने 1813 के चार्टर एक्ट में मेन्यू ऐड किया। यानी 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के लिए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। मार्क्विस हेस्टिंग्स, कार्यकाल है इनका 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823 तक। आंग्ल नेपाल युद्ध इनके काल में हुआ था 1814 से 16 तक। इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा था अंग्रेज़ों के सामने इस युद्ध में। और मार्च 1816 में हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई। संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल में
युद्ध का अंत हुआ, यानी संगोली की संधि हुई, उसके बाद आंग्ल नेपाल में युद्ध बंद हुआ। और अमर सिंह जो नेपाल का शासक, नेपाल का राजा था, उसने इनके सामने आत्मसमर्पण किया। इस संधि के कारण वार्तालाप में भारत और नेपाल के बीच काला पानी सीमा का विवाद चल रहा है, अब तक चल रहा है। इस संधि से काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया, यानी काठमांडू जो उनकी राजधानी बनाई थी उन्होंने, तो उसके अंदर एक रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया। इस संधि में अंग्रेज़ों को शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल प्राप्त हुए। इस संधि के बाद यानी नेपाल के अमर सिंह ने इनको ये सब दिए। भारत संधि स्वीकार करने के बाद शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल अंग्रेज़ों को दे दिए गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक। 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा थे जो उनका पद समाप्त कर दिया 1818 में। 1817 में 1818 में पिंडारियों का दमन किया गया, जिसके नेता चित्तू वासिल, मोहम्मद और करीम खां थे। 1799 में प्रेस पर प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। प्रेस प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। 1882 में टेनेसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। काश्तकारी अधिनियम लागू किया। काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू किया गया था। और नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। 1823 से बंगाल का गवर्नर जनरल बना। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इनके काल में हुआ है 1824 से 26 तक, जो यांडबू की संधि से समाप्त हुआ। और 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुए। और इस प्रकार मैं अपनी वीडियो में बंगाल के गवर्नर जनरल कंप्लीट करती हूँ इन विद फुल डिटेल। If you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.